नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम दृष्टि पर। दोस्तों, आज की डेट है 4 अगस्त 2022 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली तरीके से। तो जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, फिर एकदम स्टार्ट करते हैं। सारी चीज़ों को लाइक कर दीजिए जल्दी से सेशन को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से, फटाफट तरीके से अपने सभी बाकी के दोस्तों के साथ में आप सभी लोग शेयर करेंगे सेशन को। सबसे पहले हम देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ। 1 से 7 अगस्त तक मनाया जा रहा है विश्व स्तनपान सप्ताह। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने जीता स्वर्ण पदक। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा तिरंगा बाइक रैली का किया गया शुभारंभ। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा चौथे ओएनजीसी पैरा गेम्स 2022 का नई दिल्ली में किया गया उद्घाटन। 7 अगस्त 2022 को इसरो द्वारा SSLV लॉन्चिंग व्हीकल का प्रयोग कर EOS-2 और आज़ादी सेट उपग्रह किए जाएंगे लॉन्च। 19 अगस्त से 6 सितंबर तक पिच ब्लैक हवाई युद्धाभ्यास ऑस्ट्रेलिया में होगा आयोजित। भारत के 10 शहरों में गूगल द्वारा स्ट्रीट व्यू सर्विस की गई लॉन्च। सुजॉय लाल थाउसेन ने ITBP के महानिदेशक का संभाला अतिरिक्त प्रभार। सिडबी ने MSME को सशक्त बनाने हेतु SVC बैंक के साथ किया करार। भारत सरकार द्वारा पिंगली वेंकैया की याद में एक विशेष स्मारक डाक टिकट किया गया जारी। तो चलिए दोस्तों, अब हम डिटेल में अपने करंट अफेयर को डिस्कस कर लेते हैं। ये आज की सुर्खियां रही थी जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे जो पहला इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा करंट अफेयर का दोस्तों, वो है विश्व स्तनपान सप्ताह के बारे में। पूछा है आपसे कि प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। दोस्तों देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल 1 से 7 अगस्त तक, यानी अगस्त के पहले हफ्ते में इसको मनाया जाता है। ठीक है, अगस्त के पहले हफ्ते में, यानी कि पहला जो सप्ताह होता है अगस्त का, उस टाइम 1 से 7 अगस्त के बीच में विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन करा जाता है वर्ल्ड वाइड। तो राइट आंसर इसका ए है। क्यों किया जाता है? इसके जो सबसे इसका महत्वपूर्ण कारण दोस्तों ये है, इसका उद्देश्य ये है कि लोगों में स्तनपान के प्रति जागरूकता फैलाई जाए। समझ में आया? क्योंकि होता क्या है कि आजकल इतना ज़्यादा जो जीवन शैली बदल गई है कि महिलाएं अपने बच्चे को पूरी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाती हैं, और इसका खामियाजा महिला या कि माता को भी और बच्चे दोनों को भुगतना पड़ता है। WHO के अनुसार दोस्तों, WHO ने कहा है कि एक माँ को अपने बच्चे को कम से कम 6 महीने तक ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी है बच्चे के स्वास्थ्य के लिए, मानसिक विकास के लिए। और इसके अलावा 2 साल तक करानी ही चाहिए ब्रेस्ट फीडिंग। मतलब कहने का ये है कि 6 महीने तक, शुरुआत के 6 महीने ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए बच्चे को, जबकि 6 महीने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ और खाने की चीज़ें भी दी जा सकती हैं बच्चे को। तो 1 से 7 अगस्त तक देखो, जो आप ध्यान से सुनिएगा, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान जब बच्चे का जन्म होता है, बेबी का जन्म होता है, तो जब माँ के द्वारा पहला जो दूध पिलाया जाता है बच्चे को, ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, वो गाढ़ा पीले रंग का जो दूध होता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है दोस्तों। उसको क्या बोला जाता है? उसको कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। समझ में आया? पूरा सब कुछ, खाना, दवा, सारी कुछ एक तरफ और वो कोलेस्ट्रॉल एक तरफ, इतना ज़्यादा ताकतवर होता है वो। तो WHO का कहना है कि ये बच्चे को ज़रूर पिलाना चाहिए। इसके बारे में कुछ और चीज़ें डिस्कस करें। स्तनपान के महत्व पर जागरूकता बढ़ाने को ये मनाया जाता है और 1 से 7 अगस्त के बीच में ये मनाया जाता है। WHO के और यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई थी, उसमें कहा गया दुनिया के कुल शिशुओं में से लगभग 60% को 6 महीने तक जरूरी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिल पाती है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है पूरे वर्ल्ड वाइड। आप याद रखिएगा 2022 की थीम क्या है दोस्तों? 2022 की थीम है स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कदम बढ़ाएं। और विश्व स्तनपान सप्ताह, यानी कि ये जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है, इसकी शुरुआत कब होती है दोस्तों? इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1992 में। एक ये
वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन नाम का एक संस्थान है, इसके द्वारा पहली बार आयोजित किया जाता है 1992 में वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। तो ध्यान रखिएगा 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में चलता है। अब कुछ और चीज़ें हम इस टॉपिक से संबंधित डिस्कस कर लेते हैं। कोलेस्ट्रम क्या होता है? देखिए, कोलेस्ट्रम जो होता है दोस्तों, ये जब बेबी का जन्म होता है बच्चे का, तो जो पहला दूध होता है ना, गाढ़ा पीला दूध, उसको क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रम बोला जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, ये बहुत ज़्यादा गाढ़े पीले दूध को क्या बोला जाता है? कोलेस्ट्रम बोला जाता है। बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, बच्चे के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। ये बच्चे के अंदर सारी बीमारियों को दूर करने के लिए कोलेस्ट्रम बहुत ज़रूरी होता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है और विश्व दुग्ध दिवस 1 जून को। दोनों अलग अलग हैं, याद रखिएगा आप लोग इन दोनों को। नेक्स्ट है विश्व महिला दिवस 13 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और ये 13 फरवरी को क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? किसी महान स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन दिवस होता है इस दिन। आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में करेंगे किसका जन्म दिवस होता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए, जो साहबानो केस हुआ था ना, जिसमें महिलाओं को जो 3 तलाक को समाप्त किया गया था, तो उसी के लिए ये महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है कि मुस्लिम महिलाओं में उनके अधिकार के प्रति जागरूक कराया जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, इंटरनेशनल टाइगर डे, हाल ही में न्यूज में था बहुत ज़्यादा, 29 जुलाई को ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ कहाँ किया गया है? दोस्तों, ये तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा दिल्ली में किया गया है। क्लियर? और क्यों किया गया है? देखो, आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले ही भारत सरकार द्वारा एक अभियान चलाया है, हर घर तिरंगा अभियान। इस हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य ये है कि आने वाले 15 अगस्त जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है, 75वां है, अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं इस बारी, तो 75वें स्वतंत्रता दिवस पर सरकार चाहती है कि भारत के प्रत्येक घर में, समझ में आया, प्रत्येक घर में तिरंगा झंडा फहराया जाए। इसीलिए सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था। अब लोगों को इस हर घर तिरंगे अभियान के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने तिरंगा बाइक रैली का शुभारंभ किया है। क्लियर हुई सारी बातें? अब हम और कुछ इसके बारे में डिस्कस करते हैं। दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया था और इसका आयोजन किसने किया था? इस रैली का केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने। कहाँ से कहाँ तक? देखिए, लाल किले से शुरू हुई थी ये रैली और विजय चौक तक गई थी, यानी कि लाल किले से विजय चौक तक दिल्ली में। और इसका उद्देश्य जैसा कि हमने डिस्कस किया, हर घर तिरंगा अभियान। अब हम दोस्तों हर घर तिरंगा अभियान के बारे में बात करें, अभी कर ही लिए 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रव्यापी अभियान है ये, और सरकार चाहती है कि घरों में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाए। संस्कृति मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय। आप ये चीज़ याद रखिएगा कि हर घर तिरंगा अभियान किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जा रहा है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। चलते हैं आगे। अब हम हमारा जो तिरंगा है उसका विकास कैसे कैसे हुआ, उसके इतिहास के बारे में यहाँ जान लेते हैं। देखिए, 1906 में दोस्तों हमारा जो अनऑफिशियल फ्लैग अपनाया जाता है, इस तरह का था वो। बीच में पीली पट्टी थी, उस पर वंदे मातरम लिखा हुआ था। सबसे नीचे एक लाल पट्टी थी जिस पर चंद्रमा और सूर्य ये छप रहे थे, और ऊपर एक हरे रंग की पट्टी थी जिसमें कमल के फूल छपे हुए थे। ये 1906 में अपनाया गया था, अनऑफिशियल फ्लैग था ये। उसके बाद में 1907 में एक नया डिजाइन आता है, उसमें कलर में बदलाव किया गया था और ऊपर वाले जो कमल के फूल थे उनको कुछ और अन्य फूलों से बनाया गया था। कलर में ऊपर हरे रंग की जगह ये केसरिया रंग लाया गया था और नीचे लाल की जगह हरा रंग लाया गया था, बीच में पीला रंग एज इट इज रहा था। 1917 में ये जो फ्लैग था दोस्तों, इसको बर्लिन कमेटी फ्लैग, और ये पहली बार इसको भीकाजी कामा ने 1907 में इसको अपनाया गया था। ध्यान रखिए, बर्लिन कमेटी का फ्लैग था ये। 1917 में इस तरह का फ्लैग सामने आता है, और ये जो होम रूल मूवमेंट जब चला था 1917 में, तो इस फ्लैग का प्रयोग किया गया था उन्होंने अपने मूवमेंट के दौरान। इस तरह का ये फ्लैग था। 1921 में हमारा फ्लैग इस तरह का अनऑफिशियल फ्लैग को अनएडॉप्ट किया जाता है 1921 में, जिसमें बीच में गांधी जी का चरखा था और 3 पट्टियाँ थीं, ऊपर सफ़ेद, बीच में ग्रीन और नीचे रेड कलर की पट्टी। 1931 में ये डिज़ाइन जैसा हमारा वर्तमान फ्लैग है वैसा ही डिज़ाइन था, लेकिन डिफरेंस इसमें यह था कि बीच में सफ़ेद पट्टी में चक्र ना होकर के चरखा बना हुआ था, और ये फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था 1931 में। क्लियर? और जब इंडियन नेशनल आर्मी ने अपनी बैटल शुरू की थी 1947 में, जो हमारा वर्तमान फ्लैग है, इस 1931 वाले फ्लैग में बदलाव करके
अपना जो वर्तमान तिरंगा है इसको अपनाया गया था। क्लियर। बीच में अशोक चक्र आ गया था, 3 पट्टी थी, ये आप जानते ही हैं वर्तमान फ्लैग में। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा और इसका इतिहास। 22 जुलाई 1947 को हमारा जो तिरंगे को अपनाया जाता संविधान सभा के द्वारा। जो हमारा 1931 वाला तिरंगा था उसमें थोड़े बहुत बदलाव करके, ठीक है। और जो 1931 में जैसा हमने दिखाया अभी, चरखे की जगह क्या लाया गया, अशोक चक्र लाया गया था, और जो कि स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था चरखा। क्लियर। अब इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट सवाल। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय, ये सवाल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेशन को जरूर शेयर करते रहिएगा आप लोग। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय द्वारा तिरंगा उत्सव कब मनाया गया? दोस्तों 2 अगस्त को तिरंगा उत्सव मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया था? पिंगली वेंकैया जी ने। और इनका जन्म दिवस होता है 2 अगस्त को। और इनका जन्म हुआ कब था वैसे? 2 अगस्त 1876 को इनका जन्म हुआ था। तो इनकी 146वीं जन्म जयंती थी अब की बार। तो इसके उपलक्ष्य में तिरंगा उत्सव सेलिब्रेट कराया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। क्लियर। तिरंगा को भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को हमारी जो संविधान सभा थी उसने इसको अपनाया था। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। क्लियर। और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में कब अपनाया? 24 जनवरी 1950, यानी कि दोनों को एक ही दिन उनको अपनाया गया था, जबकि राष्ट्रध्वज को पहले अपना लिया गया था 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया? तो ये दोस्तों 1911 का अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन। जबकि हम राष्ट्रगीत की बात करें तो राष्ट्रगीत को 1896 का अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन। उसमें पहली बार राष्ट्रगीत यानी कि वंदे मातरम को गाया गया था। राष्ट्रध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया जी ने इसका राष्ट्रध्वज का डिजाइन तैयार किया था। चलते हैं आगे और नेक्स्ट है आज का इंपॉर्टेंट सवाल कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत के यानी कि कॉमनवेल्थ के इतिहास में भारत का पहला पदक महिला लॉन बॉल टीम के द्वारा लाया गया है। जो हमारी महिला लॉन बॉल टीम है, क्या होती है इसको दिखाऊंगा मैं आपको, ये कैसा खेला जाता है। तो पहली बार महिला लॉन बॉल टीम ने, और वो भी किससे शुरुआत करी है? स्वर्ण पदक से। गोल्ड जीता है दोस्तों महिला लॉन बॉल टीम ने। पूरे भारत में कोई अधिकतर लोग इसको जानते ही नहीं है लॉन बॉल टीम। और अब जब इन्होंने जीता है तो आगे देखिएगा इस गेम को कितना आगे बढ़ाया जाएगा, बहुत आगे बढ़ेगा। लोग इस गेम में इंटरेस्ट ले रहे हैं आजकल, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनको पता ही नहीं था कि लॉन बॉल टीम होता क्या, ये लॉन बॉल होता क्या है। अच्छा, आप में से कौन कौन जानते हैं लॉन बॉल क्या होता है? क्या पहले आप लोग जानते थे इससे पहले कि लॉन बॉल कोई खेल होता है? देखा था आपने कहीं? तो जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में नीचे। तो ध्यान रखिएगा भारतीय महिला लॉन बॉल टीम ने क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता है। और कौन कौन खिलाड़ी थी इसमें? इसमें लवली चौबे, पिंकी तिर्की, नयनमोनी शेखिया और रूपा रानी तिर्की। दक्षिण अफ्रीका को हराया, ध्यान रखिएगा 17-10 से। और पहली बार महिला फोर्स स्पर्धा में भारत उतरा है और पहली बार पदक जीता है राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय लॉन बॉल टीम ने। चौथा स्वर्ण है ये ओवरऑल। और भारत जो अब तक जो पदक जीते गए हैं दोस्तों, वो जो स्वर्ण पदक जीते गए हैं वो वेट लिफ्टिंग में जीते गए हैं, लेकिन वेट लिफ्टिंग के अलावा ये पहला स्वर्ण पदक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट है लॉन बॉल के बारे में बात करें तो ये जो बॉल होती है, आप देखिए इस तरह की बॉल होती हैं ये, और एक बॉल का वेट 1.5 किलो होता है। इसमें ये जो बॉल होती है दोस्तों, ये एक तरफ से भारी होती है ताकि इसको ईजिली फेंक करके घुमाया जा सके, कर्ल किया जा सके बॉल को, और इस तरह से इसको फेंका जाता है। और बहुत आगे जाकर बॉल होती हैं उनमें से टच किया जाता है या क्या किया जाता है वो इतनी मुझे जानकारी नहीं है। 1930 में से ही ये राष्ट्रमंडल खेलों का हिस्सा रहा है, केवल एक बारी 1966 में नहीं रहा था। ये आउटडोर खेल है। सबसे पहले इसको प्राचीन मिस्र में खेला जाता था और अब ये यूरोप का एक प्रमुख खेल बन चुका है दोस्तों। अब कुछ पदकों की बात करें तो 11वां जो पदक मिला है दोस्तों वो पुरुष टेबल टेनिस टीम को मिला है, गोल्ड। हमारी जो टेबल टेनिस टीम है मेंस की, उन्होंने गोल्ड जीता और सिंगापुर को हराया। सिंगापुर को हराकर के 4 खिलाड़ियों की टीम थी ये, शरद कमल, हरमीत देसाई, शनील शेट्टी और साथियान ज्ञानेशेखरन, ये टीम थी। गोल्ड जीता है, ध्यान रखिएगा। 12वां जो मेडल आया वो विकास ठाकुर ने सिल्वर जीत के लाए हैं। विकास ठाकुर लुधियाना के रहने वाले हैं। पंजाब के 96 किलोग्राम भार वर्ग में 346 kg वेट इन्होंने उठाया है विकास ठाकुर ने। 13वां पदक हमारी जो बैडमिंटन मिक्स्ड टीम है, इन्होंने सिल्वर जीता है, ध्यान रखिएगा ये मिक्स्ड टीम रही।
और 14वां पदक अभी अभी जस्ट जब मैं ये वीडियो बना रहा था तो ये इन्होंने जीत लिया है और फिर मैंने इसको भी शामिल कर लिया। लवप्रीत सिंह, तो अब तक टोटल कितने मेडल आ चुके हैं? 14 मेडल आ चुके हैं इंडिया की झोली में। और लवप्रीत सिंह ने दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल जीता है। 109 केजी वेट में, 9 केजी भार वर्ग में इन्होंने उठाया है टोटल 355 किलोग्राम वेट उठा करके। तो ये भी वेट लिफ्टर हैं ये। अब चलते हैं आगे और अगला सवाल है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने चौथे ONGC पैरा गेम्स 2022 का उद्घाटन कहां पर किया है? ONGC पैरा गेम्स, जैसा कि नाम से समझ आ रहा है दोस्तों, ONGC के जो दिव्यांग कर्मचारी हैं वो इसमें भाग लेते हैं। समझ में आया? तो कहां पर इसकी शुरुआत करी है? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ये नई दिल्ली में शुरुआत करी है। और जो है इसके अलावा ONGC के बारे में हम बात करें दोस्तों, तो ONGC को 1956 में स्थापित किया गया था भारत सरकार के द्वारा और इसका जो हेडक्वार्टर वो नई दिल्ली में है। इसका जो काम क्या है? इसका काम है दोस्तों तेल और गैस का एक्सप्लोर करना और प्रोड्यूस करना। ONGC हमारी एक महारत्न कंपनी है, ध्यान रखिएगा ये भी, ONGC एक महारत्न कंपनी है। और इन्होंने ONGC ने पैरा गेम्स 2022 की शुरुआत करी नई दिल्ली से, नई दिल्ली में। ठीक है, कब से कब तक? 2 से 4 अगस्त 2022 तक ये खेले जाएंगे। और नई दिल्ली के कहाँ पर? त्यागराज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चौथे ONGC पैरा खेलों का उद्घाटन करा है। 275 दिव्यांग कर्मचारी इसमें भाग ले रहे हैं और 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी इन खेलों की। ठीक है, पहला संस्करण कब था? 2004 में और अब की बार 2017 में, और अब की बार चौथा एडिशन है। ONGC के बारे में हमने बात कर ही ली है, एक महारत्न कंपनी है। और वर्तमान में भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनी हैं दोस्तों? 11, और 13 नवरत्न कंपनियां हैं। ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज़ को। अब हम लोग इससे रिलेटेड जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं उनको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। आपसे सवाल पूछे जाते हैं इस तरह के कि 44वां शतरंज ओलंपियाड कहाँ पर हुआ? अभी हो रहा है जो चेन्नई में। ठीक है, भारत ने पहली इसको आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ पर चल रहे हैं? बर्मिंघम में। 33वां ओलंपिक 2024 कहाँ पर होगा? पेरिस में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में संपन्न हुए हैं दोस्तों। और इसके हम शुभंकर की बात करें तो शुभंकर था इसका धाकड़। क्या था दोस्तों? धाकड़ इसका शुभंकर था, यानी कि इसका मस्कॉट क्या था? धाकड़। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, ये बेंगलुरु में आयोजित हुए थे और बेंगलुरु में इसका जो मस्कट था, हम कह सकते हैं शुभंकर या मस्कोट इंग्लिश में बोलते हैं, शुभंकर इसका वीरा था। अब एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, जो ये इंडिया यूथ गेम्स हुए थे दोस्तों, इसमें सबसे ज़्यादा जो मेडल जीते थे, सबसे ज़्यादा पदक हरियाणा ने जीते थे और हरियाणा टॉप पर रहा था। जबकि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में जैन यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को भी। कौन सी यूनिवर्सिटी? जैन यूनिवर्सिटी टॉप पर रही थी। मेरा सिस्टम हैंग कर गया, कोई नहीं, हो जाएगा थोड़ी देर में। हाँ, हो गया। जैन यूनिवर्सिटी इसमें जो है टॉप पर रही थी। नेक्स्ट है फीफा वर्ल्ड कप दोहा में, जो फीफा वर्ल्ड कप होंगे कहाँ होंगे? कतर के दोहा में होंगे ये। नेक्स्ट है हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? भारत में ओडिशा के द्वारा की जाएगी। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 कहाँ पर होंगे? ओडिशा में होंगे, याद रखिएगा आप लोग। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है 7 अगस्त 2022 को इसरो द्वारा किस लॉन्चिंग व्हीकल का प्रयोग कर EOS-2 और आज़ादी सैट उपग्रह लॉन्च किए जाएंगे? देखो, जो ये EOS-2 और आज़ादी सैट उपग्रह हैं दोस्तों, ये छोटे उपग्रह हैं और आज़ादी सैट उपग्रह को ग्रामीण छात्रों के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो अभी जो इसरो ने कहा है कि हम जो छोटे उपग्रह हैं उनको SSLV से लॉन्च करेंगे। क्लियर? SSLV से। इसका राइट आंसर C है, यहाँ पर ABCD ये कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, SSLV की फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ऐसा क्यों किया इसरो ने? क्योंकि देखो, जो PSLV और GSLV होते हैं वो बड़े बहुत भारी भरकम उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए हैं और PSLV और GSLV से बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो इसरो ने सोचा कि जब छोटे छोटे इतू से जो उपग्रह हैं उनको इतने बड़े भारी भरकम लॉन्च व्हीकल से क्यों लॉन्चिंग किए जाए, तो SSLV से खर्चा भी कम आएगा और जल्दी भी हो जाएगा काम। तो इसीलिए इसरो ने SSLV को बनाया था इसरो के द्वारा। और अब जो EOS-2 और आज़ादी सैट उपग्रह को SSLV के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, याद रखिएगा आप लोग।
इसके बारे में बात करें, यहाँ पर आप SSLV को देख लीजिए। इसकी जो पेलोड क्षमता है वो 500 किलोग्राम वजन लिए ले जा सकता है और इसका खुद का वजन 110 टन है। किसने बनाया है इसको? न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने बनाया है, जो कि इसरो की ही एक कॉमर्शियल यूनिट है ये, और छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए इसको बनाया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? लो कॉस्ट आएगी लॉन्चिंग व्हीकल में, यानी कि लॉन्च करने में सैटेलाइट्स को, लेस कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये 3 स्टेज इंजन है ये इसमें। क्लियर? चलते हैं आगे, और इसका फुल फॉर्म है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चलते हैं आगे। इसरो के बारे में यहाँ पर आप लोग जान लीजिए। इसरो के बारे में बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 15 अगस्त 1969 को विक्रम साराभाई के द्वारा इसकी स्थापना करी जाती है इसरो की। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, यानी कि स्पेस डिपार्टमेंट के अंतर्गत इसरो आता है। सब्सिडरी क्या है इसकी? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसकी सब्सिडरी है, और पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान है ये इसरो। अभी वर्तमान में अध्यक्ष S सोमनाथ हैं, जो कि इसके 10वें अध्यक्ष हैं, और इसके द्वारा गगनयान लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा 2023 में। चंद्रयान 1 और 2 दोनों ही इसरो के द्वारा लॉन्च किए गए थे। चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च किया गया था। क्लियर? अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं। हाल ही में इसरो द्वारा PSLV C52 से कौन सा उपग्रह लॉन्च किया गया? दोस्तों ये लॉन्च किया गया है EOS-04। EOS का क्या मतलब है आप लोग सोच रहे होंगे। देखिए EOS का मतलब है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। ये दोस्तों EOS का मतलब है, यानी कि ये उपग्रह जो होती हैं वो पृथ्वी के अवलोकन के लिए लॉन्च की जाती हैं। क्लियर? पृथ्वी को ऑब्जर्व करने के लिए। इसरो द्वारा PSLV C53 से किस देश के उपग्रह लॉन्च किए गए? ये लॉन्च किए गए सिंगापुर के। और कौन कौन से 3 उपग्रह लॉन्च किए गए थे PSLV C53 से? एक तो स्कूब, DSEO और न्यू SAR। नेक्स्ट है एरियन 5 हाल ही में कहाँ से लॉन्च किया गया है? दोस्तों एरियन 5 हाल ही में लॉन्च किया गया है कोरू से, और कोरू जो कि कहाँ पर है? फ्रेंच गुयाना में है। और इससे GS80 यानी कि GSAT-24 ये उपग्रह लॉन्च किया गया था एरियन 5 से। क्लियर? चलते हैं अब आगे। सॉरी। नेक्स्ट है 19 अगस्त से 6 सितंबर तक पिच ब्लैक हवाई युद्ध अभ्यास कहाँ पर आयोजित होगा? पिच ब्लैक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 19 कब से कब तक होगा ये? 19 अगस्त से 6 सितंबर तक होगा। और कितने देश इसमें भाग ले रहे हैं? 17 देश भाग ले रहे हैं। अभी न्यूज में इसलिए है कि भारत भी ने कहा है कि हम भी इसमें भाग लेंगे, और ऑस्ट्रेलिया ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। तो राइट आंसर इसका बी है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ये आयोजित होगा, और 17 देश इसमें भाग ले रहे हैं। कम से कम 17 देशों के लगभग 100 विमान और 2500 सैन्यकर्मी इसमें जाएंगे। और ऑस्ट्रेलिया सरकार ने पिच ब्लैक के नाम से इस अभ्यास में भारत की भागीदारी की भी पुष्टि कर दी है। एक चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये इसलिए है, ये जो पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास है दोस्तों, हवाई अभ्यास है। पहली बात तो आप ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़, 2 साल में एक बार होता है, और किसके द्वारा इसको कराया जाता है? जो रॉयल ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा इसको कराया जाता है। अब की बार ये 4 साल में हो रहा है, 4 साल के बाद हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है बीच में कोविड-19 आ गया था, तो कुछ भी नहीं हो पाया था, तो इसीलिए अब ये 4 साल बाद हो रहा है। इसकी जो शुरुआत हुई सबसे पहले 15-16 जून 1981 को हुई थी दोस्तों। ये सारी बातें हमने यहाँ पर पिच ब्लैक के बारे में जानी। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आप लोग ऑस्ट्रेलिया का मैप देखिए। ये जो आप ये देख रहे हैं ये है ग्रेट बैरियर रीफ। कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और ये जो रेंज देख रहे हैं आप, पर्वत श्रृंखला, ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसके पूर्वी साइड में है। इसको प्यासी भूमि का देश भी इसको बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर मरुस्थल बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। और इसके जो मेन जो सिटी हैं वो सब इसके पूर्वी हिस्से में ही है, क्योंकि जो पश्चिमी पूरी तरह से डिजर्ट है, मरुस्थल है पूरी तरह से। हैं देखो यहाँ पर इसका कैनबरा, ये देख रहे हैं कि इसकी कैनबरा कैपिटल है, यहाँ पर सिडनी है। ये और 2 नदियाँ इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। एक तो डार्लिंग नदी है, एक मुर्रे नदी है। ये दोनों नदियाँ, डार्लिंग नदी और मुर्रे नदी, दोनों ही नदी को मिलाकर के डार्लिंग मुर्रे नदी बनी है। और ये कहाँ गिरती है? इधर इंडियन ओशन में ये गिर जाती है। अब इसकी कुछ और चीज़ों की बात करें हम ऑस्ट्रेलिया में, केप यॉर्क पेनिनसुला भी यहीं पर है।
यहाँ पर आप डार्विन देख सकते हैं। इसके अलावा डिज़र्ट की बात करें तो ग्रेट सैंडी डिज़र्ट, गिब्सन डिज़र्ट और मैकडोनल्ड रेंज यहाँ पर है, सिम्पसन डिज़र्ट भी यहीं पर है, ये लेक आयरे बेसिन भी यहाँ पर है और ग्रेट विक्टोरियन डिज़र्ट यहाँ पर है। इसके अलावा नुलारबोर प्लेन वो यहाँ पर हैं इसके, और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट यहाँ पर है। क्लियर। डार्लिंग रेंज इधर है और ये है हैमर्सले रेंज, इसके पश्चिम में इंडियन ओशन है इसके। क्लियर। सारी बातें हमने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब आगे चलते हैं हम लोग, इससे संबंधित कुछ और सवाल। भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX कहाँ पर हुआ? अटलांटिक महासागर में। ध्यान रखिएगा दोस्तों आप एक चीज़, ये समुद्री साझेदारी अभ्यास 2 हुए हैं, एक तो भारत और जापान के साथ में और दूसरा हुआ है भारत और फ्रांस के साथ में। डिफरेंस ये है, आप ये याद रखिएगा, जो भारत और फ्रांस के साथ हुआ है वो अटलांटिक महासागर में हुआ है, जबकि भारत और जापान के साथ में जो हुआ वो अंडमान सागर में हुआ है। क्लियर सारी बातें। नेक्स्ट है एक्स विनवैक्स किन 2 देशों के बीच संपन्न हुई? भारत और वियतनाम के बीच में हाल ही में संपन्न हुई है ये। प्रोजेक्ट 75 में भारत किस देश के साथ साझेदारी कर रहा है? यानी कि या ये भी कह सकते हैं हम कि प्रोजेक्ट 75 में भारत के साथ साझेदारी कौन सा देश कर रहा है? तो वो है फ्रांस। क्या होगा इस प्रोजेक्ट 75 में? इसके तहत भारत 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियाँ बना रहा है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सी हैं ये? आपने नाम सुना होगा ज़रूर। ये जो पनडुब्बियाँ हैं वो हैं INS खांडेरी, INS कलवरी, ठीक है, INS बेला, INS बागीर, वागसीर, ये सभी पनडुब्बियाँ हैं और प्रोजेक्ट 75 के तहत इनको निर्माण किया जा रहा है। किसकी सहायता से? फ्रांस की सहायता से। चलते हैं अब आगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के 10 शहरों में स्ट्रीट व्यू सर्विस किसके द्वारा लॉन्च की गई? सबसे पहले आप ये जानिए ये स्ट्रीट व्यू सर्विस होती क्या है, क्या फ़ायदा होगा इसमें। देखिए, जो हम गूगल मैप कहीं जाते हैं और किसी चीज़ का हमको पता नहीं होता है तो हम गूगल मैप का प्रयोग करते हैं, लेकिन गूगल मैप जो है वो दोस्तों एकदम क्लियरिटी तरीके से नहीं दिखा पाता है, बड़े बड़े लोकेशन को ही दिखा पाता है। छोटी छोटी, मान लो कहीं आप गए, किसी गली में आपको जाना और आपको पता नहीं, तो ये जो स्ट्रीट व्यू सर्विस होगा दोस्तों, ये गलियों को भी, छोटी छोटी गलियों को भी आपको उनका नज़ारा भी दिखाएगा। वहाँ आप छोटी छोटी गलियों को भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इसका सबसे इम्पोर्टेंट इस फीचर का एक विशेषता दोस्तों ये है इस फीचर की कि आप घर बैठे सेम एज इट इज देख सकते हैं उस चीज़ को। जैसे कि अगर आप वहाँ पर खड़े हैं, मान लो आपको A स्ट्रीट में जाना है और आप अपने घर बैठे हैं, ठीक है, आपका घर यहाँ से कोई 500 किलोमीटर या कितनी दूर है, तो यहाँ से इस गूगल मैप का प्रयोग करके जैसे एज इट इज आप यहाँ जा करके इस गली को देखेंगे ना, इस चीज़ को, वैसे ही आप अपने घर बैठे देख सकते हैं। समझ में? ये है गूगल का ये जो स्ट्रीट व्यू सर्विस। तो राइट आंसर इसका क्या है दोस्तों? गूगल है इसका राइट आंसर। और गूगल ने 10 शहरों में, भारत के 10 शहरों में इसको लॉन्च किया है और आने वाले समय में इसको कहा जा रहा है कि 50 शहरों में इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। कौन कौन से 10 शहर हैं ये हैं दोस्तों बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, पुणे, नासिक, वडोदरा, अहमदनगर और अमृतसर। इन सभी 10 शहरों में अभी गूगल ने स्ट्रीट व्यू सर्विस को लॉन्च किया है। और जैसा मैंने बताया आपको, इस साल के 2022 के आखिर तक आते आते 50 और शहरों में इसको शुरू कर दिया जाएगा। देखो, जैसे यहाँ पर बताया गया है, इन शहरों को और करीब से देख और समझ पाएंगे, साथ ही अनजानी जगहों पर रास्तों और पथों की तलाश भी आसान होगी। रोड ब्लॉक से लेकर के शहरों के तापमान भी बताएगा कि किस शहर में टेम्परेचर कितना है। कुछ लोकल पार्टनर्स की भी साझेदारी की जा रही है इसमें, जैसे कि जेनेसिस और टेक महिंद्रा की साझेदारी या सहायता ली जा रही है, पार्टनरशिप है इसमें। और भारत पहला ऐसा देश है दोस्तों जहां स्ट्रीट व्यू के डेटा के लिए गूगल ने लोकल पार्टनर के साथ में साझेदारी की है, ये जेनेसिस और टेक महिंद्रा। इसके अलावा यहाँ पर देखो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसकी मदद से आप किसी जगह को मैप में ठीक उसी तरह से देख सकते हैं जैसे आप खुद उस जगह पर खड़े होकर देखते हैं, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया था। तो दोस्तों, ये हमने डिस्कस करी स्ट्रीट व्यू सर्विस के बारे में। गूगल ने इसको लॉन्च किया है भारत के 10 शहरों में, आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं, गूगल के बारे में डिस्कशन करें तो इसके जो CEO हैं वो हैं सुंदर पिचाई। और इनको कौन सा पुरस्कार, पद्म पुरस्कार मिला, जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे सुंदर पिचाई को। और माइक्रोसॉफ्ट के CEO, क्या नाम है उनका, सत्य नडेला, उनको भी पद्म पुरस्कार दिया गया। तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए आप लोग कि कौन सा
पद्म पुरस्कार दिया गया है। और साथियों सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए आप लोग, एक बारी वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गूगल को कब फाउंड किया गया था दोस्तों? 4 सितंबर 1998 में मेनलो पार्क में, कैलिफोर्निया के यूएस में, ठीक है, यानी कि यूएस के कैलिफोर्निया में इसको स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर दोस्तों यूएस के कैलिफोर्निया में एक जगह है माउंटेन व्यू, यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर है। किसने इसको फाउंड किया था गूगल को? ये लैरी पेज और ये जो सर्गी ब्रिन, इन्होंने इसको फाउंड किया था। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्फ़ाबेट। कुछ सब्सिडरीज के बारे में और बात करें तो यूट्यूब, गूगल एलसी, गूगल, फायरबेस, कैगल, ये इसकी सब्सिडरी हैं, ध्यान रखिएगा। यानी कि इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो अल्फ़ाबेट। गूगल बनने से पहले इसको अल्फ़ाबेट के नाम से ही जाना जाता था, आप लोग ये याद रखिएगा। तो अल्फ़ाबेट के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। चलते हैं आगे। इससे संबंधित एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। पहला जो सवाल है वो है कि किसने हाल ही में गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट, गुड फॉर यू गुड फॉर द प्लेनेट अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया है दोस्तों WWF ने, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड ने इसको शुरू किया है। नेक्स्ट, आगामी मेक इन ओडिशा सम्मेलन के लिए ओडिशा ने किसके साथ साझेदारी की है? तो दोस्तों ये की है फिक्की के साथ में। क्लियर, ध्यान रखिएगा आप लोग। हाल ही में किसने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया है? ये किया है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने स्वस्थ पर्यावरण को मानव अधिकार घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में डिजिटल लेन देन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 51% की वृद्धि हुई है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी दोस्तों, इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट। तो ध्यान रखिएगा, ये बिल्कुल करंट के सवाल हैं, आपसे सवाल यहाँ से बन सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 51% की वृद्धि हुई है भारत में डिजिटल लेन देन में। नेक्स्ट है कि भारत ने चीतों को लाने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया हाल ही में? नामीबिया के साथ में। और ये समझौता में सामने आया है कि 15 अगस्त को नामीबिया से 8 टाइगर, ठीक है, 8 चीते, टाइगर नहीं, 8 चीते भारत में लाए जाएंगे। और कौन से राष्ट्रीय उद्यान में लाया जाएगा? कुनो, ध्यान रखिएगा, कुनो में इनको लाया जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश में। चलते हैं आगे। और नेक्स्ट है आज का जो सवाल है वो है, हाल ही में ITBP के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं ना दोस्तों, ये है ITBP का, इनको अब अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पहले ये SSB के महानिदेशक हैं, अभी भी ये SSB के महानिदेशक हैं और अब इनको ITBP का महानिदेशक भी बना दिया गया है। ITBP की बात करें दोस्तों तो इसकी जो स्थापना होती है 1962 में होती है। 1962 में क्या होता है? किसी के साथ युद्ध होता है क्या? बिल्कुल होता है, वॉर होती है भारत और चीन के बीच में। और जब बहुत सारी समस्याएं बॉर्डर पर सामने आई तब इसकी गठन किया गया था ITBP का, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसका काम क्या है? इसका काम है दोस्तों जो भारत और चीन के साथ में जो बॉर्डर है उसकी रक्षा करना, साथ ही देश के आंतरिक भागों में भी जो नक्सली समस्याएं पैदा होती हैं उनसे भी निपटने के लिए ITBP की सेवा ली जाती हैं, सेवा इसकी ली जाती है ITBP की। तो अब इसका अतिरिक्त प्रभार संभाला है महानिदेशक ने, इन्होंने, नाम है इनका सुजॉय लाल थाउसेन। राइट आंसर डी। क्लियर सारी बातें। कुछ और चीज़ें इनके बारे में हम डिस्कस करें। ये 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IPS हैं। कौन? डॉक्टर थाउसेन। SSB के महानिदेशक है। और SSB का काम क्या है? SSB का काम है दोस्तों भारत और नेपाल और भारत और भूटान की जो सीमा है उनकी रक्षा करना। क्लियर। जैसा हमने अभी बात करी 1962 में ITBP का गठन किया गया था भारत चीन सीमाओं की रक्षा करने के लिए, और छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों के लिए भी इसकी सेवा ली जाती है ITBP की। आगे चलते हैं। अब जो हाल फिलहाल में कुछ जो नियुक्तियां हुई हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट ये नियुक्तियां, मैंने यहाँ पर इनको डाला है, आप देख सकते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया सुमन बेरी को। नीति आयोग के और एक और चीज़ बताइए मुझे, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, जल्दी से। कौन कौन आंसर करता है देखता हूँ, जल्दी से आंसर करिए नीचे कमेंट सेक्शन में कि इसके अध्यक्ष कौन होते हैं। देखो, नीति आयोग के CEO परमेश्वरन अय्यर हैं और सेबी की अध्यक्ष माधवीपुरी बुच। थल सेना के जो प्रमुख है वो मनोज पांडे हैं। देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं,
नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और ये पदेन अध्यक्ष होते हैं। पदेन अध्यक्ष का मतलब ये होता है कि जो भी व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालेगा वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का क्या बन जाएगा, अध्यक्ष बन जाएगा। क्लियर सारी बातें। चलते हैं इसमें आगे, देख लेते हैं कुछ और चीज़ें। मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हाल ही में नियुक्त किया गया अजय कुमार सूद को। अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा को नियुक्त किया गया है। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट है, अलका मित्तल, ये ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट है यूपीएससी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया हाल ही में, मनोज कुमार सोनी को। और जो ये देबाशीष पांडा हैं ये IRDAI के अध्यक्ष इनको बनाया गया है। ये IRDAI क्या है, ये है दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये है IRD। क्या काम है इसका, देश में जो इंश्योरेंस बीमा वगैरह के संबंधित इसको रेगुलेट करना है, सब चीज़ों को, इंश्योरेंस को रेगुलेट करना है। क्लियर। और अभी हाल ही की नियुक्ति है, तुरंत की, 1-2 दिन पहले की, कि PIB के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, ये बनाए गए हैं दोस्तों सत्येंद्र प्रकाश। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हाल फिलहाल में जो न्यूज में रही थी नियुक्तियाँ और जो नई नियुक्तियाँ हुई थी उनको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है आपके साथ में। अब आगे चलते हैं। आज का जो अगला सवाल है वो है दोस्तों कि सिडबी क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी ने MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, सिडबी ने MSME को सशक्त बनाने हेतु किस बैंक के साथ में करार किया है। देखो, सबसे पहले आप ये जानिए MSME क्या होती हैं। जो हमारी माइक्रो और स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइजेज होती हैं उनको MSME बोला जाता है। दिक्कत क्या होती है दोस्तों, इन MSMEs को, जो छोटे उद्योग होते हैं, छोटे और मंझोले उद्योग, उनको ऋण की सबसे ज़्यादा समस्या होती है इनके पास में, इनको लोन नहीं मिल पाता है। तो इसी चीज़ को, इसी कमी को पूरी करने के लिए सिडबी ने, जो कि MSME के वित्त पोषण के लिए काम करती है, शीर्ष संस्था है इनके वित्तीय प्रावधान के लिए और वित्त पोषण के लिए सिडबी, तो सिडबी ने अभी SVC बैंक के साथ में एक समझौता किया है। और क्यों किया है समझौता, इसलिए किया है कि जो SVC है इनसे कहा है कि आप MSME को मजबूत करने के लिए लोन प्रदान करेंगे और हम आपको पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करेंगे। तो राइट आंसर इसका D है दोस्तों। क्लियर। और ये SVC क्या है, ये कोऑपरेटिव बैंक है, ये अग्रणी कोऑपरेटिव सहकारी बैंक है ये। और करार अभी जो हमने बात करी, इनको भागीदारी की घोषणा करी है। इस समझौते के अनुसार क्या फ़ायदा होगा, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है ऋण प्रवाह को बढ़ावा देना, MSME को सशक्त बनाना और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए SVC बैंक को पुनर्वित्त की सुविधा प्रदान करी जाएगी। किसके द्वारा, सिडबी के द्वारा। क्लियर हुआ। ये सारी बातें हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करी हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ और सिडबी के बारे में डिस्कस करते हैं। पूछ लेता है, देखो सवाल UPPCS में, RO में और SSSC वगैरह, इन सब में सवाल आते हैं कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ है, इन सब चीज़ों के बारे में, कब इसका गठन किया गया था। तो देखो, सिडबी की फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। इसको 2 अप्रैल 1990 को इसको स्थापित किया जाता है। हेडक्वार्टर इसका लखनऊ में है। क्लियर। और अभी जो फिलहाल इसके चेयरमैन और MD हैं वो हैं शिवा सुब्रमण्यम रमन। काम क्या है सिडबी का, सिडबी का काम है दोस्तों सूक्ष्म लघु और जो मध्यम उद्यम है यानी कि MSMEs हैं उनके संवर्धन, वित्त पोषण और विकास को बढ़ावा देना। इसके अलावा इसकी जो और अन्य गतिविधियां हैं, इन संस्थानों में जो संलग्न गतिविधियां हैं उनके समन्वय के लिए इनको वित्त उपलब्ध कराना, फाइनेंस की इनकी व्यवस्था करना, ये प्रमुख वित्तीय संस्थान है सिडबी। समझ में आया। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण सवाल इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसी लग रही है आपको वीडियो, जल्दी से बताइए। नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई। दोस्तों नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर की जाती है, ध्यान रखिएगा। शिवरमन कमेटी का गठन किया जाता है और ये कमेटी अपनी सिफारिशों में नाबार्ड की स्थापना के लिए कहती है और फिर नाबार्ड की स्थापना करी जाती है। नेक्स्ट है केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना
किस कमेटी के सिफारिश पर की गई? संथानम समिति। यूपीपीसीएस में कई बार पूछा गया इस सवाल को। संथानम समिति के सिफारिश पर की गई थी सीवीसी की स्थापना। रोहिणी आयोग संबंधित है, देखो जो ओबीसी का उपवर्गीकरण जो किया गया था उसके लिए एक आयोग का गठन किया गया था और वो आयोग था रोहिणी आयोग। तो ध्यान रखिएगा, रोहिणी आयोग किससे संबंधित है? ओबीसी के उपवर्गीकरण से। नेक्स्ट है J&K के लिए हाल ही में, जैसा कि आपको पता है, जम्मू कश्मीर एक राज्य हुआ करता था, अब इसको यूटी बना दिया गया है। तो इसके लिए प्रशिमन आयोग का गठन किया गया था और किसकी अध्यक्षता में? रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। इन्होंने अपनी सिफारिश दी, उन्होंने कहा है कि J&K में अब 90 विधानसभा सीट होनी चाहिए। क्या सुझाया इन्होंने? J&K में कितनी सीट होनी चाहिए दोस्तों? 90 विधानसभा सीट इन्होंने सुझाई है जम्मू एंड कश्मीर में। क्लियर? चलते हैं आगे। आज का नेक्स्ट सवाल है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस स्वतंत्रता सेनानी की याद में एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? आप यहाँ पर इनकी पिक्चर देख सकते हैं। ये हैं महान स्वतंत्रता सेनानी, हमारे तिरंगे झंडे के डिजाइनर, ये जो पिंगली वेंकैया हैं। राइट आंसर इनका बी है। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, इनकी जयंती मनाई गई थी अभी 2 अगस्त को, जन्म दिवस था इनका। तो इसीलिए सरकार ने एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया है पिंगली वेंकैया के जन्म, इनकी याद में। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म 2 अगस्त 1876 को होता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में। और ये हमारे राष्ट्रीय ध्वज के डिज़ाइनर हैं। इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज के लिए कई मॉडल तैयार किए थे, जिसे बाद में 1921 में गांधी जी ने, जब विजयवाड़ा में कांग्रेस की बैठक हुई थी, तो उस समय इस डिज़ाइन को मंजूरी दी थी, जिसे हम आज अपने राष्ट्रीय ध्वज के रूप में देखते हैं। क्लियर? 1916 में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। कौन सी? अ नेशनल फ्लैग फॉर इंडिया। याद रखिएगा इस पुस्तक का नाम क्या था। इसमें इन्होंने अलग अलग देशों के राष्ट्र ध्वज के रिसर्च किया था, बहुत जगहों, कई जगहों से, और उन सब चीज़ों के डिज़ाइन वगैरह तैयार करने के बारे में इन्होंने, कि भारत का नेशनल फ्लैग कैसा होना चाहिए, उस सब चीज़ के बारे में इन्होंने इस पुस्तिका में लिखा है। नेक्स्ट है, पिंगली वेंकैया को कई भाषाओं का ज्ञान था। अंग्रेजी और हिंदी के अलावा ये उर्दू के भी अच्छे जानकार थे और जापानी भाषा में भी एक्सपर्ट हुआ करते थे। इन्होंने जियोलॉजी में PhD की थी। नेक्स्ट है, ये आज का सवाल है दोस्तों, जिसको आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करिए। सवाल ये है कि देश में कौन सी कंपनी 5G नेटवर्क के स्पेक्ट्रम की नीलामी में सर्वाधिक बोली लगाकर कुल स्पेक्ट्रम में से करीब आधा हिस्सा हासिल करने वाली सबसे बड़ी कंपनी बन गई है? जल्दी से नीचे आप लोग इसका आंसर करेंगे और हम आगे चलते हैं दोस्तों। कल का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट तरीके से। नेक्स्ट है, हाल ही में एक्स विनवैक्स 2022 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? एक्स विनवैक्स, जैसा कि यहाँ से नाम से इसको पता लगेगा, यह वियतनाम के साथ में। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है, प्रति वर्ष वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे कब मनाया जाता है? राइट आंसर इज ए, 1 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो दोस्तों ये वीके पॉल की अध्यक्षता में किया गया है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने अपने राज्य में 7 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की है? राइट आंसर इज सी, पश्चिम बंगाल ने 7 नए जिलों के निर्माण की घोषणा की और अब टोटल हो गए यहाँ पर 30 जिले। पहले 23 जिले थे और 7 और जोड़ दिया, टोटल 30 जिले हो गए, 30 जिले। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में विजय कुमार यादव ने कौन सा पदक जीता है? ये विजय कुमार यादव रहे, इन्होंने कांस्य पदक जीता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट है, हाल ही में मिंजर मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों मिंजर मेले का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में। क्लियर? नेक्स्ट है, हाल ही में कारगिल के द्रास सेक्टर की 0.5140 पहाड़ी को क्या नाम दिया गया है? इसको नाम दिया गया है गन हिल। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट है, हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस स्थापित करने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किसने भागीदारी की है? रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही ये पुस्तक थी द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जल्दी से बताइए आप लोग। आंसर इज बी, मिशेल ओबामा के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति फिडेल रामोस का निधन हो गया? जल्दी से आंसर करिए। ये है, आंसर इसका सी है, फिलीपींस। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। बहुत सारा फैक्ट, बहुत सारा स्टैटिक जीके और बहुत सारा करंट अफेयर हमने डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी से सेशन को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
चैनल को। इसी के साथ में वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको पसंद लगी हो, कैसी लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी फीडबैक दीजिएगा। कोई क्वेरी, कोई भी आपकी किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो भी नीचे बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और बाकी हमारे जो नंबर्स वगैरह हैं उन पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं हमारे बैचेस वगैरह के बारे में। तो इसी के साथ में आप वीडियो का एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।